जय हिंद दोस्तों, राष्ट्र की प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक राठौर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, नेपाल में रिजिम चेंज होने जा रहा है। नेपाल की जो सरकार थी केपी शर्मा ओली की, वो गिर गई है। लोगों ने इनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। यहाँ तक कि लोगों ने केपी शर्मा ओली के जितने भी मंत्री थे उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। राष्ट्रपति भवन से लेके प्रधानमंत्री के आवास से लेके और संसद भवन तक पर लोगों ने हमला कर दिया, आग लगा दी। अब लोग बता रहे हैं और तमाम मीडिया भी यही बता रही है कि ये जेन जी प्रोटेस्ट है। जेन जी यानी कि जो 16 से लेके 28 साल के बीच जो बच्चे या युवा होते हैं उन्हें जेन जी कहा जाता है। जो मोबाइल वगैरह चलाते हैं, आजकल मोबाइल में घुसे रहते हैं, उन्हें जेन जी कहा जाता है। अब ये जेन जी भड़के क्यों? क्योंकि केपी ओली शर्मा सरकार ने कोर्ट के द्वारा 26 ऐप बैन कर दिए थे और ये जो ऐप थे इनमें ज़्यादातर अमेरिका के ऐप थे। इस वजह से जेन जी इतने गुस्सा हुए, इतना भड़क गए कि उन्होंने ये विद्रोह छेड़ दिया। फिर ओली सरकार ने ये जितने भी 26 ऐप थे जिन्हें बैन किया था उन्हें वापस रिमूव भी कर दिया। उसके बाद भी फिर ये विद्रोह क्यों हुआ? अगर ऐप की ही बात थी बैन होने की तो फिर वो तो वापस उन्हें चालू कर दिए थे, फिर तो ये रुक जाना चाहिए था विद्रोह, फिर भी नहीं रुका। इसका मतलब ये है कि ये 26 ऐप जो बैन किए थे केपी ओली शर्मा ने कोर्ट के द्वारा, ये ऐप रीज़न था ही नहीं। इस प्रोटेस्ट का रीज़न दोस्तों कुछ और ही था। और ये जो कहा जा रहा है ना कि ये जेन जी प्रोटेस्ट है, जेन जी ने ही ये सब किया है, कोई जेन जी प्रोटेस्ट नहीं है। ये जेन जी के कंधे पर बंदूक रख के नेपाल में रिजिम चेंज करने का एक ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन किसने किया है? ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने किया है दोस्तों। ये तो सब जानते हैं कि नेपाल में चीन अपना कंट्रोल चाहता है और यूएस यानी अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है। दोनों के बीच खींचातानी भी चलती है नेपाल को लेके। अब ये जो 26 ऐप बैन किए थे केपी ओली शर्मा ने कोर्ट के द्वारा, खुद ने नहीं किए थे, उन्होंने कोर्ट के द्वारा करवाए थे। तो ये 26 ऐप अमेरिका के थे। अमेरिका के ऐप बैन किए वो तो एक रीज़न था ही दोस्तों। केपी ओली शर्मा का जो चीन प्रेम था वो आप देखिए, टिकटॉक और वाइबर 2 ऐप हैं, इन्हें बैन नहीं किया चाइना के। इससे अमेरिका का और मूड खराब हो गया कि अच्छा, चाइना से तुम्हारी आस्की चल रही है और हमसे दुश्मनी निभा रहे हो। ठीक है बेटा, हम बताते हैं, अब हम करते हैं यहाँ रिजिम चेंज। तो ये कोई जेन जी प्रोटेस्ट नहीं था, ये अमेरिका के द्वारा ही कराया हुआ एक रिजिम चेंज ऑपरेशन था। अमेरिका के ही लोग वहाँ पर घुसे हुए हैं नेपाल में। वो हैं नेपाली लेकिन वो अमेरिका के लिए ही काम करते हैं। तमाम मीडिया में यही बताया जा रहा है कि ये जेन जी प्रोटेस्ट है, लेकिन जेन जी का जो पूरा ध्यान रहता है वो तो मोबाइल चलाने में होता है। उन्हें तो यही पता नहीं होता कि घर के बाहर जो जुलूस निकला है वो दंगा है कि जुलूस है। उनको तो कुछ भी होश नहीं रहता, वो मोबाइल चलाने में लगे रहते हैं। तो अब ये जो 26 ऐप अमेरिका के नेपाल ने बंद किए, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब ये सब थे, तो इनके बंद होने से ये जो जेन जी थे इनको इतनी गुस्सा आ गई कि इन लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया और घरों में घुस के मंत्रियों के, उनकी बीवियों को जिंदा जला दिया। जेन जी यानी ये जो नए बच्चे हैं जो मोबाइल चला रहे हैं, वो ऐसा कर सकते हैं क्या? आप खुद जरा दिमाग पर जोर लगा के सोचिए, इसमें कहाँ से कहाँ तक तर्क है। लेकिन हमारी मीडिया तो यही बता रही कि जेन जी ऑपरेशन है। आप देखिए, अगर ये जेन जी ऑपरेशन है तो जो प्रोटेस्टर हैं उनके हाथ में ये SLR क्या कर रहे हैं? जो सेल्फ लोडेड राइफल है, ये आर्मी राइफल होते हैं, मिलिट्री राइफल कहलाती हैं। ये सिविलियंस को तो इशू ही नहीं होती है, इनके पास ये कहाँ से आए, किसने दिए? इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शक्तियाँ इस खेल में शामिल हैं और ये बड़ी शक्ति यहाँ पर अमेरिका है। साफ साफ यहाँ अमेरिका ने ही ये सारा खेल किया है, भारत को घेरने के लिए और चाइना को घेरने के लिए। और केपी ओली शर्मा का चीन प्रेम तो जग जाहिर है। चीन के साथ जो प्रेम था ये भी अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा था। तो केपी ओली शर्मा कहाँ गए हैं ये तो अभी कुछ पता चला नहीं है। लेकिन हाँ, अभी सोशल मीडिया पे ये खबरें जरूर चल रही हैं कि केपी ओली शर्मा ने भारत से बोला था कि हमें एंट्री दो, हमें आपके यहाँ पनाह दो। लेकिन भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे आपकी कोई एंट्री नहीं होगी।
आप तो चीन प्रेम में इतना लिप्त थे कि आप तो ये भूल गए थे कि भारत हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी है। आपके 40 लाख से ज़्यादा नेपाली भारत में ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। चाइना का प्रेम तो आप देखो, ओली का इस तरह था कि चाइना ने इनके 5 गांव तक कब्जा कर लिए थे। 5 गांव कब्जा कर लिए और 5 को चाइनीज घोषित कर दिया कि चीन के गांव हैं। केपी ओली शर्मा ने एक शब्द नहीं बोला। तो इन्हें चाइना ही जाना चाहिए, भारत जाने की क्या जरूरत है। अब सवाल यह है कि यहाँ नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? बालेंद्र शाह बनेंगे या सुशीला कार्की बनेंगी या एक दो और जो नाम हैं वो बनेंगे। जो भी बनेगा वो तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, नेपाल की जो पब्लिक है वो, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से राजशाही फिर से वापस चाहती है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र वो चाहती नहीं, ना संविधान चाहती है, ना चुनावी प्रक्रिया चाहती है, ये सब वो चाहती नहीं। इसलिए आप देखो, जितने भी नेता थे उन्होंने सबको भगा भगा करके मारा। मतलब उन्हें अब इन नेताओं पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने भ्रष्टाचार बहुत किया था। तो वो राजशाही चाहती है वहाँ की पब्लिक, और हिंदू राष्ट्र भी चाहती है दोस्तों, क्योंकि नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था। वो तो हमारे यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, इनके हस्तक्षेप से और चाइना के हस्तक्षेप से और जो पश्चिमी देश हैं इनके हस्तक्षेप से यहाँ पर जो राजशाही थी वो प्रजातंत्र में चेंज हुई और हिंदू राष्ट्र भी वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। लेकिन पब्लिक दोस्तों, आज भी मुझे ऐसा लगता है वहाँ की जो हिंदू हैं उनके अंदर हिंदुत्व की भावना आज भी है। उनकी आत्मा में हिंदुत्व बिल्कुल बसा हुआ है। अगर नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं होता है तो फिर मुझे लग रहा है ये पब्लिक संतुष्ट नहीं होगी, फिर से वहाँ पर विद्रोह हो सकता है। और यदि लोकतंत्र ही रहा, प्रजातंत्र, तो भी मुझे लगता है वहाँ की पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी। बाद में कुछ सालों बाद भी आप देखिएगा वहाँ पे फिर से यही होगा। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।